हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9, अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेल जोल। हम ये लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए क्योंकि आज करेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। परिवार शब्द को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में बताइए। हम इसका आंसर कर चुके हैं बच्चों, जल्दी से इसका आंसर लिखिए। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं परिवार शब्द की परिभाषा की, तो हम साधारण से शब्दों में लिखेंगे कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो विवाह के बंधन द्वारा जुड़े हुए हों या उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो यानी कि खून का रिश्ता हो, या अडॉप्ट किया हुआ हो या गोद लेना यानी कि, है ना, किसी ना किसी रूप में वो एक रिश्ते से जुड़कर परिवार का निर्माण करते हैं। अगर विवाह संबंध है तो वो पति पत्नी है, खून का रिश्ता है तो वो पुत्र पुत्री भाई बहन कुछ भी हो सकता है ना। ये सारे मिलकर अपनी अपनी सामाजिक भूमिका निभाते हैं और एक परिवार में रहकर एक समान संस्कृति का सृजन करते हैं और एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इसे हम कहते हैं परिवार। अब बात आती है परिवार के प्रकारों की। हमने किया था, आपको याद होगा, माता का आधार, पिता का आधार। तो आइए नज़र डालते हैं। परिवार के जो प्रकार हैं उनको हमने अलग अलग आधार पर डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है वंश के आधार पर। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, सरनेम यानी कि उपनाम। आप अपना जब कंप्लीट नेम लिखते हैं तो वो किस आधार पर लिखते हैं, उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार होते हैं, पितृवंशीय और मातृवंशीय। जो पितृवंशीय परिवार है, जैसा कि बच्चों देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जब आप अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने सरनेम या उपनाम के लिए पिता के नाम का या वंश का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं पितृवंशीय परिवार, है ना। इन परिवारों में निर्णायक कौन होता है, पिता होता है, और जो उत्तराधिकार होता है वो भी पिता से पुत्र को जाता है, यानी आपके दादाजी से पिता को और पिता से पुत्र को। तो उसे हम क्या कहते हैं, पितृवंशीय परिवार। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मातृवंशीय परिवार। बच्चों देखिए, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, इसमें भी मातृवंशीय परिवार वे होते हैं जो अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी सरनेम यानी उपनाम के लिए, मैंने आपको बताया था ना बच्चों सरनेम क्या होती है, आपको याद होगा, नहीं याद तो आप पिछले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जब हम अपनी माता के नाम का उपयोग करते हैं, और परिवार में निर्णायक भी माता होती है, और उत्तराधिकार पितृवंशीय में तो पिता से पुत्र को आया, यहाँ माता से पुत्री को चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मातृवंशीय परिवार। तो ये तो था वंश के आधार पर। अब हम कर रहे हैं आवास व्यवस्था के आधार पर, यानी कि रहने का जो स्थान होता है, जगह होती है, उसके आधार पर। उसके आधार पर भी बच्चों देखिए दो प्रकार के हैं ये, पितृस्थानिक और मातृस्थानिक। देखिए जो पितृस्थानिक है उसमें जो परिवार होता है वो पिता के यानी फादर के जो मूल घर होता है, उनका जो रेजिडेंस होता है वहाँ पर रहता है, उसे हम कहते हैं पितृस्थानिक परिवार। और मातृस्थानिक बिल्कुल उसके ऑपोजिट क्या होता है कि हम कहाँ रहते हैं, माता के मूल घर में। हम पिता के मूल घर में नहीं रहकर कहाँ रहते हैं, माता के मूल घर में। उसे हम क्या कहते हैं, मातृस्थानिक परिवार। तो ये हो गए हमारे दो प्रकार के, पहला वंश के आधार पर, दूसरा आवास व्यवस्था के आधार पर। तीसरा हमारा है परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर, यानी परिवार में कितने लोग रह रहे हैं उसके आधार पर। उसके आधार पर हमने तीन प्रकार से बांटा है। पहले नंबर पे है हमारा एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। उसमें क्या होता है, आप अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हैं, यानी आपके परिवार में आपके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि कोई नहीं रहता, केवल कौन रह रहा है, आपके माता पिता और आपके भाई बहन, है ना। उसे हम कहते हैं एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा विस्तृत परिवार यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली। उसमें क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कुछ के दादा दादी साथ में रहते हैं, कईयों के चाचा चाची, कईयों की बुआ। इस तरह से जब माता पिता और बच्चों के अलावा परिवार में सदस्य रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्तृत
परिवार। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हम किसे कहते हैं? ऐसा परिवार जहां कई पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। कई पीढ़ियों से हमारा आशय है। देखिए पीढ़ी क्या होती है बच्चों, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। आपके दादाजी, उसके बाद आपके पापा, उसके बाद आप, तो ये क्या है? एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, इसे ही हम कहते हैं पीढ़ी। तो जहाँ आपके दादा दादी भी रह रहे हैं, आपके माता पिता भी रह रहे हैं, आप भी रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। देखिए यहाँ विशेष रूप से विवाहित दंपति और उनके विवाहित अविवाहित बच्चे और उनके भी बच्चे एक साथ रहते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा हो सकता है और सामान्यतः जो पेशा होता है, जो व्यवसाय होता है, जैसे हम कहते हैं प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ये भी अक्सर इन परिवारों में सेम होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपके दादा दादी आपके साथ रह रहे हैं, आपके माता पिता भी, और आप भी उसी परिवार में रह रहे हैं। अब आपकी शादी हो गई है, आपके दादा दादी भी जिंदा है, आपके माता पिता भी जिंदा है, आप भी वहाँ रह रहे हैं और आपके बच्चे हो गए हैं। तो एक तरह से 4 पीढ़ियाँ वहाँ पर रह रही हैं। इसे ही हम कहते हैं संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली। तो ये था परिवार की संख्या के आधार पर। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। परिवार के किन्हीं 3 कार्यों की उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। देखते हैं इसका आंसर। परिवार अपने सदस्यों, विशेष रूप से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अनिवार्य कार्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। देखिए हमारी फैमिली हमारे लिए बहुत सारे जरूरी कार्य करती है जिनकी हमें आवश्यकता होती है ना। हम उसमें से केवल 3 कार्य लिखते हैं जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं। देखते हैं पहला कार्य, पालन पोषण करना। आप सब जिस भी परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं, इसे आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों ज़रूरी नहीं है आपको सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी भाषा में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए सभी परिवार दंपति के जीवन यापन, संतान उत्पन्न करने और वंश को आगे बढ़ाने के लिए विधि सम्मत आधार प्रदान करते हैं। देखिए हम परिवार में जब हमारा जन्म होता है, हमारा पालन पोषण होता है, हम वहीं बड़े होते हैं, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं और हमारा वंश आगे चलता है। तो ये सारे कार्य कहाँ पर होते हैं? परिवार में। सभी परिवार अपने बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनका पालन पोषण करते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जहां बच्चों का पालन पोषण नहीं होता, या हम यूं कहें ना के बराबर। ऐसा कोई परिवार नहीं होता जो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में ना रखे और उनका पालन पोषण ना करे। तो ये परिवार का बहुत ही मुख्य कार्य है, बच्चों का पालन पोषण करना। अपनत्व की भावना को बढ़ाने देने में देखभाल के माध्यम से भावात्मक जरूरतों का प्रावधान भी उतना ही महत्व रखता है। देखिए परिवार ही होता है जहां हमें अपनेपन की भावना का एहसास होता है, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई हमारा है। जब भी हम निराश होते हैं तो परिवार के साथ वक्त बिताते ही हमारी निराशा काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि तब हमें अकेलापन नहीं लगता, हमें ये एहसास होता है कि कोई हमारा है, हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। परिवार अपने सदस्यों की जो इमोशनल नीड्स हैं, जो भावात्मक ज़रूरतें हैं, उनका भी ध्यान रखता है। अपनत्व और प्यार की आवश्यकता हर उम्र में रहती है। देखिए चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, अडल्ट हो या बूढ़ा हो, ऐसी कोई उम्र नहीं है जहां अपनेपन की और प्यार की आवश्यकता नहीं होती। कई बार हम उसे दिखाते हैं, शो करते हैं, और कई बार हम उसे एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हर उम्र में और हर अवस्था में हमें प्यार की और अपनेपन की आवश्यकता होती है। हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा है, वो अब किशोरावस्था में आ चुका है, वो लड़का है, और ऐसा लगता है कि शायद अब उसे उतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस किशोर लड़के को भी देखभाल की और स्नेहपूर्ण परिवार की आवश्यकता होती है। अगर हम उदाहरण लें वृद्धावस्था का, तो जो आपके दादा दादी हैं उन्हें भी आपके प्यार की, केवल देखभाल की नहीं, आपके प्यार
की, अपनेपन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो उस उम्र में जो आपके दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, वो उस वक्त अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने नाती नातिन, पोते पोती इत्यादि का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ताकि वो उन्हें प्यार कर सके और उनसे बदले में प्यार पा सके। उसके बाद इस तरह से परिवार हर उम्र में विभिन्न अनुभवों और परिस्थितियों द्वारा अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण प्यार और देखभाल देने का प्रयास करता है। अभी अभी हमने बात की थी ना, चाहे बच्चा हो या किशोर हो या वृद्धावस्था हो, हर उम्र में अलग अलग अनुभवों में और फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। देखिए, परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं होती। कई बार परिस्थितियां बहुत अच्छी होती है और कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। तो हर परिस्थिति में परिवार अपने सदस्यों को प्यार देने, महत्व देने और देखभाल करने का प्रयास करता है। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं। हमने 3 कार्य बोले थे। पहला हमने कर लिया पालन पोषण, सेकंड नंबर पे है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। यह दैनिक पारस्परिक क्रियाओं द्वारा युवा पीढ़ी को सामाजिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने की प्रक्रिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि डेली लेसन पढ़ाया जाता है परिवार में कि आज हमको समाजीकरण का आपको पाठ पढ़ाया जाएगा। नहीं, क्या होता है, जितनी भी हम डेली आपस में एक्टिविटीज़ करते हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं हमारे परिवार में, उन्हीं के द्वारा हम सीखते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं कैसे करनी है। हमें समाज से भी अवगत कराया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज का एक हिस्सा हैं और हम समाज के बिना नहीं रह सकते हैं। उदाहरण हम अगर लें तो परिवार में हम की भावना अभिव्यक्तियों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायता देती है। आपने देखा होगा कि हम की भावना क्या है। हम कहते हैं ना कि हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो दिवाली पे ऐसा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, हमारे परिवार में ऐसा होता है। तो ये जो हम की भावना होती है, यही हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। आपने अपने कितनी बार माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा, नहीं बेटा तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, या तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, हमारे परिवार में ऐसा होता है। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी करने के लिए, आपको याद हो तो आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो जो आपके माता पिता कहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता या हमारे परिवार में तो ऐसा ही होता है। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि बच्चों से कहा जाता है, बच्चों देखिए हमारे परिवार में सब इंटेलिजेंट हैं, सब अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, हमारे परिवार में सब पढ़ाई करते हैं। तो आपको भी मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और सफलता को हासिल करना होगा। उसके बाद हम परिवार के तीसरे कार्य की बात कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों को दर्जा प्रदान करना और उनकी भूमिका यानी कि उनका रोल। अपने घर में आपका दर्जा भिन्न होता है और हर परिवार में भिन्नता हो सकती है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। हर परिवार में अलग अलग दर्जे होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं और उनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। जैसे हम बात करें, अगर एक लड़का है जो कि किशोरावस्था में है ना, वो एक जगह पे पुत्र भी है, भाई भी है, वो देवर भी हो सकता है, वो साला भी हो सकता है, वो अलग अलग भूमिकाएं अदा करता है एक ही अवस्था में। प्रत्येक भूमिका की कुछ जिम्मेदारियां और विशेषताएं होती हैं जो सामाजिक रूप से परिभाषित होती है। देखिए, भाई के रूप में उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं, उसकी विशेषताएं अलग हैं। एक पुत्र के रूप में उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं और उसकी विशेषताएं अलग हैं। हम बात करें एक देवर के रूप में अपनी भाभी के प्रति, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। एक साले के रूप में अपनी जीजाजी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां अलग है। तो ये क्या है, अलग अलग जिम्मेदारियां और अलग अलग विशेषताएं सामाजिक रूप से ही परिभाषित होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, जिसमें पहले नंबर पे है पारिवारिक जीवन चक्र, फैमिली साइकिल, जिसे हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। एक एक करके हम इसकी बात कर लेते हैं। अपने आसपास के परिवारों को देखने पर आपको अलग अलग परिवारों में अलग अलग अवस्थाएं दिखाई देंगी। देखिए, कहीं पर छोटे बच्चे होते हैं, किसी घर में छोटे बच्चे नहीं होते, युवावस्था में बच्चे होते हैं, कहीं पर बुजुर्ग होते हैं, कहीं पर वयस्क होते हैं। तो हर परिवार में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यदि हम किसी नव दंपति का उदाहरण लें, नव दंपति से हमारा क्या आशय है, जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, अभी अभी जिसकी शादी हुई है, तो शीघ्र ही उनके बच्चे होंगे। ठीक है, देखिए हम
पारिवारिक जीवन चक्र की बात कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझिए। पहले किसी कपल की, किसी दंपति का विवाह हुआ, ठीक है, अभी वो केवल उनके बच्चे नहीं हैं, वो केवल दंपति हैं। उसके बाद हम अगली अवस्था की बात करें तो शीघ्र ही उनके बच्चे होंगे। अब वो बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहेंगे, तो वो बच्चे नवजात से वयस्क बन जाएंगे, और जब वो वयस्क बनेंगे तो उनकी भी शादी होगी और वे खुद का परिवार बनाएंगे। अब उन बच्चों का परिवार बस जाएगा, तो उसके बाद जहाँ से चक्र शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म होगा। अंत में वही जो नव दंपति थी अब किस रूप में आ गई है, वृद्ध दंपति के रूप में घर में पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो ये चक्र जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया। जो चक्र उनके दंपति बनने से आरंभ हुआ वह उन्हें पुनः दंपति बना देगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वस्तुतः जो संपूर्ण पारिवारिक जीवन क्या है, चक्रीय है, यानी कि एक साइकिल है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र। बहुत आसान सा है बच्चों, लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विवाह से लेकर मृत्यु तक पारिवारिक जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था, विवाह हुआ, बच्चे हुए, बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, बच्चे नवजात हैं, नवजात से वयस्क में आए, उनका विवाह हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, तो अलग अलग अवस्थाएं चलती ही रहती है। और हर अवस्था में जो चुनौतियाँ होती हैं, जो दायित्व होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ऐसी कोई अवस्था नहीं होती जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो या चुनौतियां ना हो, यानी कि चैलेंजेस ना हो। हर अवस्था में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं जो पारिवारिक जीवन के उस चरण में उसके सदस्यों के विकास के लिए लाभकारी होते हैं। और यही दायित्व, यही जिम्मेदारियां, यही चुनौतियां हमारा विकास करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जिस पे हमें टिप्पणी लिखनी है, पारिवारिक विकासात्मक कार्य। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पारिवारिक विकासात्मक कार्य ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं से विशिष्ट रूप से संबंधित हैं। यानी परिवार में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, उसी से संबंधित है ये सारी की सारी जिम्मेदारियां। अगर हम उदाहरण की बात करें, आपको याद होगा हमने लेसन के दौरान 3 उदाहरण लिए थे अलग अलग, है ना। उसमें पहले नंबर पे हमने लिया था मिस्टर एंड मिसेस कुमार, है ना। जो कुमार दंपति है उनके एक छोटा बच्चा है और एक बड़ी बेटी है जो कि स्कूल जाती है, तो उन्हें उन दोनों की देखभाल करनी पड़ती है। नवजात शिशु की अलग देखभाल है, उसके लिए अलग दायित्व है, अलग जिम्मेदारियां हैं, और जो बच्ची स्कूल जा रही है उसके लिए उनकी जिम्मेदारियां अलग है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने किया था पटेल फैमिली का। मैंने आपको बताया था ना, एक ही बिल्डिंग में ये लोग रह रहे हैं, उसका हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। जो पटेल परिवार है अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल में मिलने वाले अंकों के बारे में परेशान रहता है। देखिए, आप मार्क्स कम लाते हैं तो आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। यही पटेल परिवार के साथ है। उनके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके कम अंक आ रहे हैं, इसलिए वो उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है कि बच्चों के अंक में सुधार कैसे किया जाए। उसके बाद हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया था, जो उनका पड़ोसी है रवि। उसके परिवार में जो मेड आ रही है, जो नौकरानी आ रही है, वो नौकरानी अपनी लड़की को लेकर चिंतित है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है। तो अलग अलग परिवार में अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग चिंताएं और अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग चुनौतियां हैं, जिन्हें हम इन 3 उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यही 3 उदाहरण लिखें या यही नाम लिखें, आप अलग नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं और अलग 3 उदाहरण भी ले सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि माता पिता परिवार के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कई बार गुस्से में माता पिता के आगे गलत शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं कि आप हमारे लिए करते क्या हो या आपने हमारे लिए किया क्या है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा कभी नहीं कहना, क्योंकि हर अवस्था में, हर परिवार में, हर माता पिता
अपने बच्चों के लिए अलग अलग कार्य करते हैं और अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। माता पिता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विभिन्नताएं बच्चों की आयु वर्ग पर निर्भर करती है। कार्य कैसा होगा, उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये निर्भर करता है कि बच्चे की आयु क्या है। छोटा बच्चा है उसके लिए अलग कार्य होंगे, बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए अलग कार्य हैं, बच्चा किशोरावस्था में है उसको लेकर अलग अलग चुनौतियां होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड टॉपिक की, जिस पे हमें टिप्पणी लिखनी है, पारिवारिक क्रियाकलाप। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए अपनी अपनी रोल अदा करते हैं, अपने अपनी भूमिका निभाते हैं, और यही जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं इसे हम क्या कहते हैं, पारिवारिक क्रियाकलाप। और इसके लिए सभी सदस्यों को एक दूसरे को महत्व भी देना होता है और आदर भी देना होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम परिवार के सदस्यों का अनादर करते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हम एक परिवार में अच्छे संबंधों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक परिवार का पारस्परिक क्रियाओं का अपना पैटर्न होता है और इसी पैटर्न को हम कहते हैं पारिवारिक क्रियाकलाप। ये अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि पारिवारिक क्रियाकलाप कैसे होंगे, पैटर्न कैसा होगा। जैसे परिवार की संरचना, संरचना से बच्चों क्या आशय है हमारा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, एकल परिवार है, विस्तृत परिवार है या संयुक्त परिवार है, इस पर भी निर्भर करता है कि वो पैटर्न कैसा होगा या पारिवारिक क्रियाकलाप कैसे होंगे। बच्चों और वयस्कों की संख्या, परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने टीनेज हैं, इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। उनके पारस्परिक संबंध, परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व, उन सब के बीच में संबंध कैसे हैं और परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व कैसा है। आपने देखा होगा कई परिवार में बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं और दूसरों का भी मनोबल बढ़ाते हैं। तो अलग अलग सदस्य अलग अलग व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि हमारा कल्चर कैसा है, मूल्य और व्यक्तिगत या पारिवारिक अनुभव द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये जो हमारे पारिवारिक क्रियाकलाप होते हैं ये अलग अलग कारकों द्वारा, अलग अलग फैक्टर्स द्वारा इफेक्ट डालते हैं। माता पिता को समझना और उनके साथ अच्छे संबंध बनाना परिवार की सबसे महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक है। देखिए, पारिवारिक क्रियाकलाप जितने भी हैं उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने माता पिता को समझें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं। यानी कि हम ये समझें कि हमारे माता पिता जो भी कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे माता पिता के साथ अच्छे संबंध हैं तो यकीन मानिए हमारी जीवन में जो सफलता की नींव है वो वहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि माता पिता का बच्चों के व्यक्तित्व और भावी जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, माता पिता के जो आपसी संबंध है और माता पिता के जो बच्चों के साथ संबंध है उसका पूरा का पूरा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता है, बच्चों के व्यक्तित्व पड़ता है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं होता, गाली गलौज होता है, तनावपूर्ण माहौल होता है, वहाँ बच्चे भी तनाव में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफलता भी हासिल नहीं कर पाते हैं अगर परिवार में अच्छे संबंध और अच्छा माहौल नहीं है। देखिए, जिन फैमिली में जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं एक पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, सकारात्मक समझ के साथ उनके बीच में सहज संवाद होता है, संप्रेषण अच्छा होता है, आपस में अच्छे से बातचीत होती है, वे एक खुशहाल और सफल पारिवारिक जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए खुशहाल और सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि माता पिता और बच्चों के बीच में सकारात्मक सोच हो और सहज संवाद हो, यानी कि इजी कम्युनिकेशन हो। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की, इस पर भी हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। परिवार में विरोध यानी कि द्वंद्व की स्थितियाँ। कब ऐसा होता है कि जब परिवार में विरोध की स्थितियाँ उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए कि आपके परिवार में विरोध की स्थितियाँ कब उत्पन्न होती हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। व्यवसाय का चुनाव, यानी कि हम जब
उस अवस्था में आते हैं जब हम अपने करियर को चुनते हैं, अपने व्यवसाय को चुनते हैं, उस वक्त परिवार में बहुत ज़्यादा विरोधाभास होता है, क्योंकि कई बार हम जिस व्यवसाय को चुनना चाहते हैं हमारे माता पिता नहीं चाहते कि हम उस व्यवसाय को चुनें, या कई बार हम जिस व्यवसाय को नहीं चुनना चाहते हैं हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम इसे ही अपनी जीविका का आधार बनाएं। तो उस समय परिवार में बहुत ज़्यादा विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युवाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान यानी कि वस्त्र यानी कि कपड़े, हमारा जो ड्रेस सेंस होता है वो भी हमारे परिवार में कई बार विरोध की स्थिति उत्पन्न कर देता है, खास करके शहरी क्षेत्र में, जहां हमारे माता पिता को लगता है कि हम ये नहीं पहने, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बाकी मित्र भी इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, हमारी सहेलियां भी ऐसा पहन रही हैं तो हमें भी ये पहनना है। उसके बाद है मित्रों का चुनाव, हमारा फ्रेंड सर्किल। कई बार हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे माता पिता को पसंद नहीं होते, या उन्हें लगता है कि हमारी संगति उनके साथ रहने से बिगड़ जाएगी, तो उस वक्त भी विरोधाभास का बहुत ज़्यादा स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते वो हमारे मित्र रहे और हम नहीं चाहते कि हम केवल उन्हें माता पिता के कहने पर छोड़ दें। घर की जिम्मेदारियों में शामिल होना, देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टीनेज में। उस वक्त हम फ्री रहना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम भी कुछ जिम्मेदारियों को निभाएं ताकि हमारा संपूर्ण विकास हो सके। उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। टेलीविज़न देखना, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये ऑलमोस्ट हर घर में होता है। बच्चे टीवी से चिपके रहते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम टीवी कम देखें, पढ़ाई ज़्यादा करें, या दो भाई बहन हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे ये चैनल देखना है, मुझे ये चैनल देखना है। तो जो टीवी देखना है इस पर भी परिवार में विरोध की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो ये सारे कारण परिवार में असहमति और विरोध के होते हैं। अगर आपको कुछ कारण पता है तो आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। प्रत्येक परिवार का ऐसे विरोधों से निपटने का अलग अलग तरीका होता है। किसी परिवार में मम्मी गुस्से से ही सारी स्थितियों को 1 मिनट में सेट कर देती है। कई बार माता पिता प्यार से बच्चों को समझाकर स्थितियों से निपट लेते हैं। अलग अलग तरीके अपनाकर अलग अलग परिस्थितियों से निपटा जाता है। जैसे हम उदाहरण लें टेलीविज़न देखने का, तो जहाँ पर ज़्यादा विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उस वक्त समय निश्चित कर दिया जाता है कि आपको इतना समय टीवी देखना है, इतना समय पढ़ाई करना है और इतना समय खेलने में देना है। या आप दोनों लड़ रहे हो तो 10 मिनट आप अपना चैनल देख लीजिए, 10 मिनट आप अपना चैनल देख लीजिए। तो हर परिवार का अलग अलग तरीका होता है परिस्थितियों से निपटने का। साथ ही दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना परिवार में विरोध से निपटने का प्रभावी तरीका होता है। देखिए, अगर माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण को भी महत्व दें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें सुलझ जाती हैं। वहीं पर बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम अगर उनकी जगह होते तो क्या करते। तो जब हम दूसरों के दृष्टिकोण से समझते हैं तो विरोधों से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। एकल माता पिता वाले परिवार में जिसमें किसी कारणवश या तो माता नहीं होती या पिता नहीं होते, जैसे किसी की माता की डेथ हो गई या पिता की डेथ हो गई, या माता पिता को किन्हीं परिस्थितियोंवश अलग अलग रहना पड़ रहा है, या उनमें से किसी एक का ट्रांसफ़र हो गया, तो जो एक पेरेंट होता है वही दोनों की भूमिका निभाता है। एकल माता है तो वही माता और पिता की भूमिका निभा रही है, और अगर अकेला पिता है तो वो बच्चे को माता का भी प्यार दे रहा है और पिता की जिम्मेदारियां भी निभा रहा है। तो उस स्थिति में जो अकेला जना होता है यानी माता या पिता, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए बच्चे को ऐसे माता पिता के प्रति खास कर ध्यान रखना चाहिए कि वो दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, दो जनों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इसलिए उनके प्रति अतिरिक्त संवेदना दर्शाने की आवश्यकता होती है, जो कि माता और पिता दोनों का दायित्व निभा रहे होते हैं। माता पिता और दूसरे वयस्कों को यह समझना चाहिए कि बच्चों को परिवार और समाज में अपनी जगह बनानी है, यानी कि हमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि उनका नज़रिया भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर सदस्य के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिना विरोध और तनाव के दूसरे की जिम्मेदारियों को समझे, है ना। क्योंकि घर में अगर तनाव की स्थिति नहीं है
तो वैसे ही वातावरण खुशनुमा हो जाएगा और दूसरे सदस्यों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करें हमारे अगले प्रश्न की, तो परिवार में संप्रेषण का क्या महत्व है। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर फैमिली। अपने परिवार को उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हुए संप्रेषण पैटर्न का वर्णन कीजिए और सुझाव दीजिए कि परिवार के सदस्यों के बीच संप्रेषण को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। हम एक एक करके इसका आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे परिवार में। परिवार में जो आपसी संप्रेषण है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो सदस्य हैं अपनी आवश्यकता, इच्छा, सरोकार एक दूसरे के साथ बांटने और सामाजिक भावात्मक सहायता प्रदान करने की योग्यता देता है। हमें अपनी इच्छाओं को बताना है, अपनी आवश्यकताओं को बताना है, परिवार के सदस्यों के प्रति हमारी चिंता को व्यक्त करना है। तो हम किस माध्यम से व्यक्त करेंगे? हमारे भावों को, हमारे उद्गारों को बोलकर, यानी संप्रेषण के माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से। यह एकता के सूत्र में बांधने वाला तत्व है। देखिए, ये जो कम्युनिकेशन है, अच्छा संप्रेषण है, ये परिवार को एकता में बांधता है। फैमिली की जो यूनिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बोलने और सुनने के व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, संप्रेषण का अर्थ केवल सूचना को देना ही नहीं है, बल्कि सूचना का आदान प्रदान, यानी कि बोलना और सुनना दोनों ही इसमें शामिल है। संप्रेषण में दूसरे क्या सोचते हैं और अनुभव करते हैं, इसके प्रति ध्यान देने की क्षमता भी शामिल है। कई बार हम केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा क्या नज़रिया है, हम क्या सोचते हैं, हमने क्या बोला, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें इसके प्रति भी ध्यान देना है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं और क्या अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो संप्रेषण का महत्वपूर्ण भाग केवल बात करना नहीं है, बल्कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं उसे भी ध्यान से सुनना, उसे समझना और उसे अनुभव करना इसमें शामिल है। परस्पर बातचीत के द्वारा परिवार के सदस्य कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, हमने सुना होगा कि बात करने से ही बात बनती है। हमने किसी मुद्दे पर बैठकर बातचीत की, उसे आपस सलाह से, मशवरे से सुलझाने की कोशिश की, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसका परिवार में समाधान नहीं निकले। लेकिन हम सोचें, बिना बात किए, बिना अपनी बात कहे, हम नाराज़गी से, गुस्से से किसी परिस्थिति को सुलझाने की कोशिश करें तो परिस्थितियां और ज़्यादा खराब होती जाती हैं। स्पष्ट और निष्कपट संप्रेषण ऐसा माहौल बनाता है जिससे परिवार के सदस्य अपना विरोध और एक दूसरे के लिए प्रेम एवं सराहना को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए कि अगर अपना प्रेम और सराहना व्यक्त करनी चाहिए तो अपना विरोध व्यक्त करना भी ज़रूरी होता है। कई बार हमें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही, हमने मन ही मन उससे नाराज़गी पाल ली, उसके प्रति गलत भावनाएं बना ली और हमारे संबंध उससे खराब होने लगते हैं। इसलिए अगर हमारे मन में विरोध है तो हम स्पष्ट संप्रेषण के द्वारा अपनी बात कहें। किसी के प्रति प्रेम है, प्रशंसा है, प्यार है, जो सराहना है, उसे भी हम व्यक्त करें स्पष्ट संप्रेषण के द्वारा। क्या है ये स्पष्ट और निष्कपट संप्रेषण? ये जो हमने शैलियों की बात की थी संप्रेषण की, उन्हीं में से एक शैली है। हम विस्तार से देख लेते हैं कि संप्रेषण की शैलियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें पहले नंबर पे है स्पष्ट और प्रत्यक्ष संप्रेषण। देखिए, टोटल 4 हैं, है ना। पहले नंबर पे जो आ रही है वो है डायरेक्ट एंड क्लियर कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है और परिवार के लिए उपयुक्त भी होता है। इसमें हमें जो बात कहनी है हम स्पष्ट तरीके से कहते हैं, उसे घुमा फिरा के कमेंट के रूप में या छुपे रूप में नहीं कहते हैं, और हमें जिस सदस्य को कहना है उसे ही हम कह देते हैं। इसे ही कहा जाता है स्पष्ट और डायरेक्ट
कम्युनिकेशन। देखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पिता है जिसने अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपी है कि बेटा आज आपको आपकी दादी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। किसी कारणवश बच्चा या तो भूल गया या अपने बिजी स्केड्यूल के कारण नहीं ले जा पाया, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो अपनी दादी माँ को अपने डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया। अब पिता उससे नाराज हो गए हैं, तो किसी और को कहने की बजाय पिता अपने पुत्र को ही डायरेक्ट कह रहे हैं किन शब्दों में कि बेटा मैं दुखी हूँ क्योंकि आज तुम अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना भूल गए। देखिए, यहाँ पिता ने किसी और को नहीं कहा, बच्चे को कहा, किसी और बात के माध्यम से नहीं कहा, डायरेक्ट वही बात कही। तो इसी को हम कहते हैं स्पष्ट और प्रत्यक्ष संप्रेषण। ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है। उसके बाद है स्पष्ट और अप्रत्यक्ष। बात तो साफ साफ कही जा रही है लेकिन इनडायरेक्ट कही जा रही है। इसमें संदेश स्पष्ट होता है परंतु उस व्यक्ति को लक्षित नहीं होता जिसके लिए कहा जा रहा है। यानी कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में हो सकता है कि बच्चे को समझ आ जाए कि पापा मुझसे कह रहे हैं या मेरे लिए यह बात कही जा रही है क्योंकि मैं अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास नहीं लेके गया, या हो सकता है बच्चे को समझ में ही नहीं आए कि पापा मुझे कह रहे हैं या इसलिए कह रहे हैं कि मैं दादी माँ को नहीं लेके गया। अब पिता कह सकता है कि जब लोग अपना कार्य करना भूल जाते हैं तब बहुत दुख होता है। अब पिता ने बच्चे को इनडायरेक्ट रूप में कम्युनिकेट किया है, अपनी बात को कहा है। अब इसमें दोनों स्थितियां हैं, हो सकता है बच्चे को समझ आ जाए और हो सकता है बच्चे को समझ ना भी आए। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष संप्रेषण। यानी कि हमें जिसको कहना है हम उसको तो कह रहे हैं लेकिन उसे हम घुमा फिरा के कह रहे हैं, बात को सीधे तरीके से हम नहीं कह रहे हैं। ये कब होता है? जब संदेश अस्पष्ट है, यानी कि हम मैसेज क्लियर नहीं दे रहे कि हम क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जिसको कहना है उसको हम कह रहे हैं। अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें जो हम पिता और पुत्र का ले रहे हैं, तो पिता अब बच्चे को कह सकता है कि बेटा देखो अब लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि पहले देते थे। अब कहा तो बेटे को जा रहा है लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपनी दादी माँ को ले जाना भूल गए। संदेश अस्पष्ट है लेकिन जिसे कहना है उसे कहा जा रहा है। अब हो सकता है बच्चे को समझ नहीं आए कि पापा मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, या हो सकता है समझ भी आ जाए। उसके बाद चौथे नंबर पे है प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है? संदेश भी अस्पष्ट है और जिसे कहना है उसे भी नहीं कहा जा रहा है ना। संदेश और लक्षित प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता क्या होता है? रिसीवर, है ना। ये दोनों ही क्लियर नहीं है, दोनों ही अस्पष्ट होते हैं। इस प्रकार का संप्रेषण, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ पर होता है? जहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, खराब संबंध होते हैं। एक पिता का अपने पुत्र पर इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उसे अपनी बात साफ साफ शब्दों में कह सके। अब पिता क्या कहेगा बच्चे से? क्या आज के युवक बहुत ज़्यादा आलसी और गैर जिम्मेदार हैं। पिता कहना तो यही चाहता है कि तुम दादी माँ को नहीं लेके गए, तुम आलसी हो, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तुम भूल गए। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि बेटा तुम आलसी हो या गैर जिम्मेदार हो। आज के युवक बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार हैं। हो सकता है बच्चे को समझ आ जाए कि पापा घुमा फिरा के मुझे ही कह रहे हैं, आज के युवक तो मुझे कहना चाह रहे हैं। और हो सकता है बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आए और वो कह सकता है पापा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, है ना। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वो परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिनसे पारिवारिक संप्रेषण को सुधारा जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वो तरीके? जिसमें पहले नंबर पे है पारिवारिक संप्रेषण को बढ़ावा देना, यानी कि फैमिली का जो टाइम है उसमें जो कम्युनिकेशन का टाइम है उसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। देखिए आजकल क्या होता है, परिवार के सदस्यों के पास अपने परिवार से डिस्कस करने के लिए, मुद्दों पे बातचीत करने के लिए या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बातचीत करने के लिए ही टाइम नहीं होता। तो जब हम अपने परिवार को समय देना शुरू करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो यूं ही हो जाएगा। इसलिए बेवजह के मुद्दों को रोकने के लिए और बात
बात करने के लिए हमें अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारा जो शेड्यूल है वो कितना ही हेक्टिक हो, हमें उसमें से अपने परिवार के लिए समय ज़रूर निकालना है। यहाँ तक कि आपके और आपके बच्चे के बीच बात करने के लिए 10 मिनट भी अच्छी आदतें बनाने में काफ़ी मायने रखता है। आप डेली अपने बच्चे से ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट्स आप उसको दे रहे हैं उसकी हेल्दी हैबिट्स के लिए, उसकी अच्छी आदतों के लिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने रेडियो या टेलीविज़न को बंद करें और अपने बच्चे को अपना अविभाजित ध्यान दें। अविभाजित ध्यान से आशय क्या है कि जब हम अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ना ही रेडियो में होना चाहिए, ना टीवी में, और ना ही हमारे मोबाइल में। आजकल केवल बच्चों के साथ ही नहीं, सभी फैमिलीज़ में पेरेंट्स के साथ, पति पत्नी के साथ, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान जिसे हम बात कर रहे हैं या जिसकी हम बात सुन रहे हैं उसकी तरफ ना होकर या तो टीवी में होता है या हमारे मोबाइल में होता है। यहाँ रेडियो लिखा हुआ है जो कि पहले की बात है, आजकल रेडियो में कम ध्यान होता है। इसका स्थान किसने ले लिया है? हमारे मोबाइल ने। अगर हम इस समस्या को हल कर दें तो परिवार के आधे मुद्दे तो यूं ही हल हो जाते हैं। जब भी हम किसी से बात करें तो उसे लगना चाहिए कि हम उससे बात कर भी रहे हैं और उसकी बात सुन भी रहे हैं। हमारा ध्यान टीवी और फ़ोन में नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे से बात करते समय बैठकर देखें। हमने बात की थी ना आई कांटेक्ट की, है ना, नेत्र संपर्क की, हम उसी की बात कर रहे हैं। इस प्रकार उन कुछ मिनटों का एक दिन अच्छा महत्व हो सकता है जो कि संवाद न करने की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। ये वही बात है कि बात करने से ही बात बनती है। तो आप अपने परिवार से, अपने बच्चे से जब बात करने के लिए समय निकालते हैं, उन्हें अविभाजित अपना ध्यान देते हैं, आपका जो ध्यान है, आपका जो टाइम है उस समय केवल अपने बच्चे के लिए है, तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। उसके बाद है आपको एक सक्रिय श्रोता बनना है, एक्टिव लिसनर बनना है। एक कान से हमें सुनना है और दूसरे से महसूस करना है और समझना है कि परिवार के सदस्य क्या कह रहे हैं या सामने वाला क्या कह रहा है। देखिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरे जो कह रहे हैं हम उसे अच्छे से सुने, और ना केवल सुने बल्कि उनके विचारों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास भी करें, एक कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। जब आप अपने बच्चे को सुनते हैं तो अपने बच्चे को स्नेहिल एवं मूल्यवान महसूस करने में मदद करते हैं। जब आपको आपका बच्चा कोई बात बता रहा है, हो सकता है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप उसकी बात अच्छे से सुनकर, उसकी तरफ देखकर, उसके साथ समय बिताकर उसे ये महसूस करवाते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हम आपको स्नेह करते हैं और हमारा टाइम आपके लिए है। और यही भावनाएं बच्चे को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती हैं और उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसकी फिजिकल हेल्थ है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसी भी विषय पर अपने बच्चे से उसकी भावनाओं के बारे में पूछिए। देखिए, आप जब अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो उससे जानने की कोशिश कीजिए कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं। यदि इस बारे में आप स्पष्ट नहीं हैं कि आपका बच्चा क्या कह रहा है, तो भी आप जो कुछ सुन रहे हैं आपको आपके बच्चे को ये जताना है कि आप बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। कई बार हम अपने बच्चे की बात को नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन हम बच्चे को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होने देंगे कि वो जो कह रहा है हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, या हमें उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या उसकी बात हमें बेकार लग रही है। हमें अपने बच्चे को हमेशा ये एहसास दिलाना है कि हम उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, क्योंकि यही अपनत्व की भावना उसके संपूर्ण विकास के लिए आगे चलकर जिम्मेदार होती है। सक्रिय सुनने में दूसरे के विचारों को सुनने, उन्हें बेहतर ढंग से समझने के साथ साथ उसके विचार को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना भी शामिल है। देखिए, हम एक एक्टिव लिसनर तो बन गए, हमने सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन भी लिया और उसको बेहतर ढंग से समझ भी लिया, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण के कारण ना ही उसकी बात को महत्व देना चाहते हैं, ना ही स्वीकार करना चाहते हैं, तो इससे परिस्थितियां और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। इसलिए हमें सामने
वाले की बात को समझकर उसको महत्व भी देना है और उसकी बात का सम्मान भी करना है। उसके बाद है सहानुभूति प्रदर्शित करें। देखिए ये बातें चल रही हैं कि हम अपने परिवार के जो वातावरण है उसको खुशहाल कैसे बना सकते हैं। इससे अभिप्राय ये है कि आपके बच्चे की भावनाओं के बारे में जानना और उसे आपको समझने में मदद करना। ये वही बात है जिसकी अभी अभी हमने बात की थी। यदि आपका बच्चा उदास है, परेशान है, देखिए कई बार क्या होता है, बच्चा तनाव में है, किसी कारण से वो परेशान है, निराश है, तो मात्र उसको गले लगाने से, उसको स्पर्श करने से ही पता चल जाता है कि वो क्यों दुखी है, क्यों वो बुरी भावनाओं से ग्रस्त है या किस चीज़ को लेकर वो परेशान है। और पेरेंट्स का जो साथ होता है, उनका जो समय होता है, बच्चे के आधे तनाव और निराशा को यूं ही दूर कर देता है। लेकिन दुख, तनाव और निराशा के समय अगर बच्चे को पेरेंट्स का साथ नहीं मिल रहा, वो अकेलेपन को महसूस कर रहा है, तो वो गलत संगति की ओर भी चला जाता है या निराशा की ओर उसका भविष्य चला जाता है। आप अपने बच्चे को ये कभी नहीं बताएं कि वो क्या सोचता और महसूस करता है, उसे स्वयं अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें। यानी कि हमें अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो निर्णय हैं अपने बच्चों पर नहीं थोपने हैं। उनके विचार, उनकी भावनाओं को भी महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चे की भावनाओं को कम करके ना कहें। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे ने कुछ फीलिंग्स रखी और हम उसे यह कहकर चुप करवा देते हैं कि जब आप बड़े हो जाओगे ना तभी आप समझोगे। नहीं, हमें इस तरह से छोटे बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना है। उसकी भावनाओं को हमें कम करके नहीं कहना है। याद रखना है कि जो बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं। छोटा बच्चा फेक इमोशंस, जो अवास्तविक भावनाएं हैं, उनको प्रदर्शित नहीं कर सकता। उसकी भावनाएं बिल्कुल वास्तविक होती हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सारी बातें उसके स्वस्थ भविष्य की नींव होती है। अब हम चल रहे हैं चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है स्पष्ट रूप से संप्रेषण करना, यानी बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये संप्रेषण की एक शैलियों में से है। जो 4 शैलियाँ हमने अभी अभी की थी उनमें से एक शैली ये है, जो कि बिल्कुल पहले नंबर पे हमने जिसकी बात की थी, जिसमें संदेश को बिल्कुल साफ साफ कहा जाता है, घुमा फिरा के नहीं कहा जाता। देखिए बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर हम नाराज़ हो जाते हैं कि बातों को घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो, जो कहना है साफ साफ शब्दों में कहो, और इस वजह से तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राय प्रसन्न दिखने वाले परिवार साधारणतः विचार और अनुभव स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा कई फैमिलियों में माहौल बिल्कुल अच्छा हैप्पी होता है, तो वहाँ क्या होता है, जितने भी सदस्य होते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को बिल्कुल क्लियर कहते हैं। कमेंट्स का यूज़ नहीं करते, किसी प्रकार की टोक का, तानों का प्रयोग वो नहीं करते हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि परिवार में किस शैली को अपनाया जा रहा है, संप्रेषण की किस शैली का प्रयोग किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट संप्रेषण, हमने 4 शैलियाँ की थी, जिनमें एक शैली थी ना मैसेज क्लियर है, ना जिसे हम कहना चाहते हैं उसे कह रहे हैं। तो जहाँ पर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है और मास्ड कम्युनिकेशन है, वहाँ पर न केवल समस्याओं का समाधान करने में हमें विफलता मिलती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच अंतरंग और भावात्मक संबंध भी विकसित नहीं हो पाते हैं। ना ही किसी समस्या का समाधान होता है, ना ही आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, ना ही अच्छे संबंध होते हैं। इसलिए जब भी हम परिवार के सदस्यों के लिए संप्रेषण शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए स्पष्ट शब्दों में साफ साफ बात को कहा जाए। उसके बाद अगले नंबर पे है एक अच्छा रोल मॉडल बने। देखिए जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बहुत हद तक कॉपी करते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, परिवार के हर सदस्य को कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा रोल मॉडल बने।
जो छोटे भाई बहन होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों की कॉपी करते हैं, इसलिए बच्चे आदर्शों के द्वारा ही सीखते हैं। आप हमेशा अपनी आवाज़ में उन्हीं शब्दों, उन्हीं स्वरों को प्रयुक्त करें जिन्हें आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रयुक्त करें। घर में संप्रेषण के दौरान, बातचीत करने के दौरान अगर आप हर बात को गुस्से से तेज़ तेज़ चिल्ला कर कह रहे हैं तो बच्चा भी हर बात को गुस्से से कहना सीख जाता है, हर बात पे चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। अगर आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा भी गाली गलौज का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे छोटे बच्चे जो अभी अभी बोलना सीखे हैं, हमारे मुंह से एक गलत शब्द या कोई भी गलती से किसी गलत शब्द का हम प्रयोग कर लेते हैं तो बच्चा तुरंत उसका रट कर उसे प्रयोग करने लग जाता है, और कई बार तो हमें शर्मिंदगी का भी एहसास होता है कि हमारा बच्चा क्या बोल रहा है, लेकिन बच्चा वही बोलता है जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। इसलिए हमें अपने परिवार में सोच समझकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अपने लहजे को भी अच्छा करना चाहिए। गुस्से से नहीं, बच्चों से मुस्कुराकर, प्रेम से और धीमे शब्दों में ही बात करनी चाहिए, ऊंचे ऊंचे शब्दों में नहीं। यह सुनिश्चित करें कि आपके स्वरों और कार्यों में समानता होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अभिभावक बच्चे की गलतियों पर चिल्लाने के बजाय अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, अभी अभी हमने बात की ना, बच्चा गलतियां करता है, हमें बहुत गुस्सा आता है और कई बार हम चिल्ला भी देते हैं, तो इसका तुरंत असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के भविष्य पर बहुत ही नकारात्मक असर होता है। बच्चा तनाव और निराशा से गिर जाता है। कई बार कुछ बच्चे तो हमेशा डरे डरे और सहमे सहमे रहते हैं, वो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाते जहां पर हर वक्त उनके ऊपर चिल्लाया जाता है। इसका एक साधारण सा सॉल्यूशन है, क्या है, आप बच्चे से कहें कि बच्चों देखो, जब आप ये बात कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दुखी हो रही हूँ या मैं दुखी हो रही हूँ, है ना, या आपकी ये जो कार्य है ये मुझे दुखी करता है। और जब आप वह नहीं करते हैं जो आपसे करने के लिए कहा जाता है, बच्चे देखो मैंने आपको ये कहा था, आपने ये नहीं किया, जब जब बच्चों आप ऐसा करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे दुख होता है। बच्चा कभी नहीं चाहता कि उसके माता या पिता दुखी हो, लेकिन अगर हम अच्छे शब्दों से बात करें तो बच्चा हमारी बात को सुनता भी है और समझता भी है। बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं और वो किसी पर चिल्लाते नहीं हैं। बच्चा भी अगली बार अपनी बात को इसी तरह से रखेगा, चिल्लाकर अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करेगा। तो ये थे हमारे आज के लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इसी लेसन का बी पार्ट, यानी कि विद्यालय, समकक्षी और शिक्षक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।